नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ नेट में सम्मिलित कहानियों की श्रृंखला। तो इसमें आज इस श्रृंखला में हम माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी पर मिट्टी पढ़ेंगे। इससे पहले जानकारी दे दें कि अन्य जो कहानियां और उपन्यास हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनवा दी गई है, तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च करके उनको पढ़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। महत्वपूर्ण जानकारियां यदि आपको लग रही हैं तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो समय कम है, इसीलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो आज हम पढ़ रहे हैं माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पहले पढ़ेंगे कहानी की समीक्षा, कहानी की रूपरेखा, कहानी के पात्र और कहानी के संदर्भ में आलोचकों के जो कथन कहे गए हैं वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे लेखक का परिचय। बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी है। विधा, कहानी विधा की है। रचना, आगे लेखक है माधवराव सप्रे और ये कहानी प्रथम बार छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1921 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी बहुत ही छोटी और कर्तव्यनिष्ठ श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इस कहानी में विधवा और जमींदार का जो वर्ग होता है, वर्ग विशेष का अंतर इसमें दिखाया गया है। इसमें एक गरीब विधवा के शोषण का चित्रण मिलता है। इस कहानी में एक गरीब विधवा के शोषण का चित्रण भी कहानीकार ने किया है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। अहंकार प्रवृत्ति और जो स्वार्थ प्रवृत्ति का जो व्यक्ति इसमें दिखाया गया है वो जमींदार को दिखाया है कहानीकार ने। आगे है एक बुजुर्ग महिला, एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो विधवा बुजुर्ग महिला है वो जमींदार का हृदय परिवर्तन अंतिम में कैसे करती हैं, जिसकी वजह से जमींदार उनको उनकी झोपड़ी वापस कर देता है। बढ़ते हैं आगे आगे है संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण करते आए हैं, जो इस कहानी में भी दिखाया गया है। आगे है यहां पर अनाथों था शोषण करते हुए आए हैं, जो इस कहानी में भी दिखाया गया है। आगे है इस कहानी में जमींदार अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा करता है। वो कब्जा कर लेता है क्योंकि उसके महल से लगी हुई विधवा की झोपड़ी होती है। आगे है अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है। अनाथ विधवा का जो मार्मिक कथन है, वो जो एक कथन कहती है तो उससे जमींदार की आंखें खुल जाती हैं। आगे है कहानी में जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा को झोपड़ी वापस कर देता है। आगे है कहानी में विधवा का पति, पुत्र और पतोहू की मृत्यु उसी झोपड़ी में होती है जिसको जमींदार हड़प लेता है। कहानी में विधवा की एकमात्र सहारा उसकी पोती होती है। बढ़ते हैं आगे। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को स्वर दिया गया है। तो सामाजिक संवेदना को स्वर किसके माध्यम से दिया है कहानीकार ने, तो विधवा के माध्यम से। कहानी के पात्रों में चर्चा कर लेते हैं। पहला पात्र है जमींदार। यह कहानी में विधवा की झोपड़ी पर कब्जा करता है। बाद में विधवा द्वारा कहे गए एक कथन से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह पश्चाताप करता है और विधवा को उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। ये जमींदार के विषय में विशेषता है पात्र की। दूसरी पात्र है बूढ़ी विधवा। यह कहानी की मुख्य पात्र है। अपनी पोती को लेकर यह एक झोपड़ी में रहती है जिसे जमींदार अपना लेता है, यानी कि उस पर अपना कब्जा जता लेता है। जिस झोपड़ी में विधवा रहती थी उसी में विधवा का पति, विधवा का पुत्र, विधवा की पतोहू का निधन हुआ था। अब विधवा अपनी पोती के साथ उसी में रहती थी और जिसको जमींदार हड़प लेता है। कहानी में जमींदार
का वकील एक पात्र है। कहानी में जमींदार जो है वो एक जमींदार का जो पात्र है वो वकील है, एक जो और अन्य पात्र है। कहानी में जो चौथी पात्र है वो विधवा की पोती है, जो झोपड़ी पर जमींदार का कब्जा हो जाने के बाद दूसरी जगह पहुंचकर खाना भी नहीं खाती है। तत्पश्चात बूढ़ी विधवा सोचती है कि वहां से एक टोकरी मिट्टी लाकर उसका चूल्हा बनाकर उस पर रोटियां बना दूंगी, तब यह शायद खा ले। ऐसा विचार बूढ़ी विधवा के मन में आता है और वो ऐसा मिट्टी लेने के लिए वहां चली जाती है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है, इसमें 4 ही पात्र हैं। पहला जमींदार, दूसरा बूढ़ी विधवा, तीसरा वकील जो जमींदार का वकील है, और चौथी उसकी पोती। बढ़ते हैं अगले आगे है देखते हैं पात्रों के बाद में हम संवेदना के क्षेत्र में। तो इसमें आलोचकों ने कुछ कथन कहे हैं। पहला देख लेते हैं कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए उसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। तो ये क्या कहते हैं, आपकी जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी को ठेठ देसी हिंदी भाषा किसने बताया है? तो ये डॉक्टर गोपाल राय ने बताया है। अगला कथन है कि ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव की कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। ये जो कथन है कहानी के संदर्भ में डॉक्टर सत्यकाम जी का ये कथन है। आगे देखते हैं। आगे है कि डॉक्टर सत्यकाम ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को प्रतीकात्मक कहानी माना है। एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी को किसने प्रतीकात्मक कहानी माना है? तो डॉक्टर सत्यकाम जी ने माना है। आगे देखते हैं, पात्रों के कुछ कथन चल रहे हैं, उनको देख लेते हैं। इधर से मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है तो क्षमा कीजिएगा। देखते हैं पात्रों के कथन में। महाराज नाराज न हो तो आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती है। महाराज नाराज न हो तो आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार कीजिएगा। तो ये कथन बूढ़ी विधवा का है। तो यही कथन था जिस कथन के तत्पश्चात जमींदार ने उनकी झोपड़ी उनको वापस कर दी थी। तो कथन पुनः देख लेते हैं कि महाराज नाराज न हो तो आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार कीजिएगा। और यही वाक्य था, यही कथन था जो जमींदार का हृदय परिवर्तन करता है। आगे है कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी विधवा का है। आगे बढ़ते हैं कहानीकार का परिचय जानते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी को पथरिया गांव, दमोह जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन जो है वो 26 अप्रैल 1926 को हुआ है। ये इनकी विशेषताएं देखते हैं। ये कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक एवं संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे है, इन्होंने 1900 में पेट्रा गांव से छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली थी। तो जो छत्तीसगढ़ मित्र जिसमें इनकी पत्रिका कहानी प्रकाशित हुई है, इन्होंने खुद ने निकाली थी। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष ही चली थी। ये जो पत्रिका थी छत्तीसगढ़ मित्र, ये 3 वर्ष ही पत्रिका चली थी। अब देख लेते हैं माधवराव सप्रे जी की रचनाएं। पहली है स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, दूसरी है यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, तीसरी है
हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों का विचार। अगली है माधवराव सप्रे की कहानियां। संपादक हैं देवी प्रसाद वर्मा। माधवराव सप्रे की कहानियां नाम से उनकी कहानियों का संपादन किसने किया है? तो वो किया है देवी प्रसाद वर्मा जी ने। आगे है हिंद केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो पत्रिका थी, उनका संपादन भी माधवराव सप्रे जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। माधवराव सप्रे जी के द्वारा कहे गए कथन निम्न हैं। इन्होंने हिंदी भाषा के विषय में कुछ कथन कहे हैं, देखते हैं। पहला है, मैं मराठी हूं, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। ये कह रहे हैं कि मैं मराठी हूं, पर हिंदी भाषा के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। आगे है दूसरा कथन इनका कि जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती है, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो ये कथन भी माधवराव सप्रे जी का है। आगे है कि विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। माधवराव सप्रे जी कह रहे हैं कि विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। तो ये थी एक टोकरी भर मिट्टी की जो पूरी कहानी थी, जो उसकी समीक्षा थी, और माधवराव सप्रे जी का परिचय। तो यहीं तक था। इसके आगे की वीडियो भी जल्द ही आएंगी, तो आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको महत्वपूर्ण तथ्य लगते हैं तो। लेकिन नेट की परीक्षा की दृष्टि से तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम नवीन तथ्यों के साथ लेकर हम आपको चल रहे हैं। सभी का आभार, धन्यवाद।